नमस्ते दोस्तों, और कैसे हो आप सब। नया सेटअप और नया थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं उस हाइस्ट के बारे में, उस हाईजैक के बारे में जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपने हाईजैक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने नेपाल के फर्स्ट हाईजैक के बारे में सुना है जो हुआ था 1973 में। दोस्तों, यूजुअली प्लेन हाईजैक करने के पीछे टेररिस्ट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इस हाईजैक के पीछे इन्वॉल्व थे वो शख्स, वो लोग जो आगे जाके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर्स बने। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस हाईजैक के पीछे छुपा हुआ था, या कह सकते हो आपकी उस हाईजैक के ऊपर टिका हुआ था नेपाली कांग्रेस का फ्यूचर। स्टोरी शुरू होती है उस हाईजैक के 127 साल पहले। हैं 127 साल पहले? अरे पागल तो नहीं हो गया, ये दिमाग से पैदल तो नहीं हो गया। अब आप यही सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन वो कहते ना हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और इस घटना की नींव भी उस हाईजैक से 127 साल पहले रखी गई। वो दौर था 1846 का, जब राणा डायनेस्टी का नेपाल में आगमन हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपना दबदबा नेपाल में बनाना शुरू कर दिया, और उनका दबदबा इतना बन चुका था कि राज तो नेपाल के राजा ही करते थे, लेकिन जो हुकूमत जो होती थी वो राणा लोगों की होती थी, राणा शासकों की होती थी। और इसी चीज का फायदा उठा के उन्होंने अपनी पावर का भरपूर मिसयूज किया, और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बहुत से नेपाली लोगों का खून भी बहाया, जिनमें शामिल थे नेपाल के मार्टियर्स शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चंद और गंगालाल श्रेष्ठ। और इसी अत्याचार से बचने के लिए नेपाल की रॉयल फैमिली ने 1950 में इंडिया आना ही सही समझा, और उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेट जवाहरलाल नेहरू ने नेपाली रॉयल फैमिली को बहुत सहयोग दिया। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, इसका इस कहानी से क्या लेना देना, इस हाईजैक से क्या लेना देना। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया में कोई भी घटना बिना रीजन के नहीं होती, और इस केस में भी इन घटनाओं ने एक मुख्य भूमिका निभाई इस हाईजैक के लिए। वो कहते हैं ना हर चीज का एक अंत होता है। राणा डायनेस्टी का भी अंत हुआ 1951 में, और नेपाल में शुरू हुआ डेमोक्रेटिक रूल सिस्टम। और इसी बीच 1950 में बनी नेपाल की कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, जो कि इस टाइम नेपाल की लार्जेस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है। 1951 के बाद सब कुछ सही जा रहा था नेपाल में, लेकिन 1960 आते आते उस टाइम के राजा किंग महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव एंड उस टाइम के पीएम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जिनको आप बीपी कोइराला भी बोल सकते हैं, उनके बीच मतभेद अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। और इसे टैकल करने के लिए किंग महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने 15 दिसंबर 1960 को कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्लॉज का फायदा उठा के देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनमें बीबी कोइराला भी थे, उनको राजा ने अरेस्ट करवा दिया, और जो बाकी थे उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद किंग महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने 5 जनवरी 1961 में पार्टी लेस पंचायत सिस्टम की स्थापना करी, और इस सिस्टम का मोटो ये था, एक राजा एक भेष, एक भाषा एक देश, जिसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है वन किंग, वन ड्रेस, वन लैंग्वेज, वन नेशन। बीपी कोइराला को 8 साल बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा, और जब वो बाहर आए तो उन्हें देश निकाला कर दिया। उसके बाद वो इंडिया के बनारस शहर चले गए, और वहां पे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नेपाल में आर्म्ड रेवोल्यूशन की प्लानिंग शुरू कर दी। ये जो आर्म्ड रेवोल्यूशन ये लाने वाले थे, ये किंग महेंद्र के बनाए गए पार्टी लेस पंचायत सिस्टम के अगेंस्ट। तो दोस्तों, यहीं पे जुड़ते हैं 1973 प्लेन हाईजैक करने के तार। तो आपको पता है कि कुछ भी करने के लिए पैसे की अहमियत बहुत ज़रूरी होती है, और ये लोग तो नेपाल में आर्म रेवोल्यूशन लाने वाले थे, और आर्म रेवोल्यूशन लाने के लिए चाहिए होते पैसे।
जो कि उस टाइम कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थे। तो इसी पैसे की कमी को पूरी करने के लिए गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्लेन हाईजैक करने की प्लानिंग रची। तो आप सोच रहे होंगे प्लेन हाईजैक का पैसों से क्या लेना देना। तो बात यह है दोस्तों कि उस टाइम विराटनगर के नेपाल राष्ट्रीय बैंक में जो भी इंडियन करेंसी कलेक्ट होती थी वो काठमांडू ट्रांसफर की जाती थी वाया प्लेन, और यहीं पे जुड़ते हैं पैसों के भी तार, जिसे गिरिजा प्रसाद लूटने की प्लानिंग कर रहा था। तो दिन था 1 जून 1973। एक 19 सीटर ट्विन ओटर एयरप्लेन जो कि विराटनगर से काठमांडू उड़ने की तैयारी कर रहा था, उसमें पैसेंजर के अलावा नेपाली राष्ट्रीय बैंक के 30 लाख इंडियन करेंसी भी थी, जो कि इस टाइम 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच में होगी आईसी इंडियन करेंसी। तो उसी प्लेन में सवार थे नेपाली कांग्रेस के 3 एक्टिविस्ट, और वो खाली आदमी थे, उनके साथ हथियार भी थे, क्योंकि बिना हथियार से हाईजैक तो होगा नहीं। तो उनके पास हथियार थे, गन थे, बम थे। उन एक्टिविस्ट का नाम मैं बता दूं, दुर्गा सुवेदी, वसंत भट्टाराय और नागेंद्र धुंगल। तो प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और इन तीनों ने भी अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये पायलट के कॉकपिट में गए, उसके सर पे बंदूक रखी और प्लेन को बिहार के फॉरबिसगंज के लिए डाइवर्ट करने के लिए कहा। अब सर पे बंदूक तनी हो तो पायलट मना तो करेगा नहीं, तो पायलट ने उनकी बात मानी और वो बिहार की तरफ मुड़ गए। तो फॉरबिसगंज में एक बड़े से ग्राउंड में पहले से 3 जीपें खड़ी हुई थी, जिनमें शामिल थे विनोद आर्यल, मनहरी बराल, राजेंद्र दहल, बीरू लामा और नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला। आप समझ सकते हो कि ये हाइस्ट कितनी जरूरी थी नेपाली कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसके बाद ही नेपाल को 2 पीएम देखने को मिले, गिरिजा प्रसाद कोइराला एंड सुशील प्रसाद कोइराला। उन्होंने प्लेन को फॉरबिसगंज के उसी मैदान में उतारा और उस प्लेन से नेपाल राष्ट्रीय बैंक के सारे पैसे चुरा लिए, और उसके बाद उन्होंने सभी पैसेंजर को और प्लेन को सही सलामत काठमांडू के लिए रवाना कर दिया। अब पैसे उनके पास आ चुके थे, तो उन्होंने उन पैसों को जीप में लोड करवाया और उसके बाद वो वेस्ट बंगाल के लिए रवाना हो गए, और वो पूरा पैसा दार्जिलिंग में बीएल शर्मा, जो कि बीपी कोइराला के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके घर में छुपा दिया। आपको क्या लगता है कहानी यहीं खत्म हुई? नहीं, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। इसी हाइस्ट के लगभग 1 साल में ही वो सारे हाईजैकर इंडिया में पकड़े गए और उनको इंडिया में जेल हो गई। करीबन 3 साल तक वो इंडिया की जेल में रहे और उसके बाद उनकी घर वापसी हो गई। और इसके बाद की हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जो इस हाइस्ट और इस हाईजैक के मास्टरमाइंड थे, वो आगे जाके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। सुशील कोइराला वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। तो दोस्तों यही है वो नेपाल की फर्स्ट हाईजैक की कहानी। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और ऐसे ही नेपाल की हिस्ट्री को और जानना है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस हाइस्ट और इस हाईजैक के बारे में पता चले।